धरती पर अगर स्वर्ग उतर आया होता तो वही शायद इस रियासत की पहचान बनती। हवाओं में खुशबू बसी रहती थी। महलों के संगमरमरी पत्थर चांदनी रात में ऐसे चमकते थे जैसे हर पत्थर खुद चांद का एक टुकड़ा हो। चारों ओर फैली बाग बगीचियों में अनगिनत गुलाब, चमेली और मोगरे की खुशबू महकती रहती थी। झीलें इतनी साफ थीं कि उसमें तारे भी अपना चेहरा देखने चले आते। महल की दीवारों पर सोने की खड़ाई, झरोखों से झांकती रंगीन कांचों की लहरें और हर दीवार पर बने चित्र जैसे पूरी रियासत एक जिंदा कहानी हो। इस स्वप्नोक की शान थी दो रानियां, रूपवती और भानुमती। रूपवती का सौंदर्य शीतल था। उसकी चाल में एक ऐसी गरिमा थी कि हवा भी उसके रास्ते से चुपचाप हट जाया करती थी। उसका चेहरा ऐसा निखरा था जैसे हिमालय की वादियों से चुराया गया कोई टुकड़ा। उसके लंबे काले बाल घुटनों तक आते थे और जब वह झील किनारे चलती थी तो बाल पानी को भी चूम लेते थे। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी शांति थी, जैसे कोई नदी चुपचाप अपना बहाव तय कर रही हो। वहीं भानुमती उसके ठीक विपरीत ज्वाला की तरह थी। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी, उसकी चाल में मस्ती थी और उसकी हंसी में जादू था। जब वह महल के गलियारों में दौड़ती तो लगता कोई मृगणी बगैर डर के जंगल में नाच रही हो। उसके होठों पर हमेशा एक अदृश्य सवाल तैरता रहता, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? रियासत के हर कोने में इन रानियों के किस्से गूंजते थे। उनके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। रियासत के कवि उनके रूप पर गीत लिखते, चित्रकार उनकी छवि को कैनवास पर उतारने की नाकाम कोशिश करते, लेकिन कोई भी उनकी असली खूबसूरती को कागज या धुनों में नहीं बांध पाया। इस स्वप्न सी रियासत में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, आनंद। पर फिर भी इन रानियों की आंखों में एक अनकही प्यास थी, एक अदृश्य तड़प जिसे कोई समझ नहीं पाया था। वे महलों में कैद थीं, सोने की जंजीरों में जकड़ी आजाद परिंदे की तरह। हर रोज हर रात उनकी आत्मा एक नए अनुभव के लिए, एक अनजाने स्पर्श के लिए तड़पती थी, जिसे यह दुनिया नहीं समझ सकती थी। इसी रियासत से कई कोस दूर एक वीरान गांव में रहते थे। दो युवा युवराज और कृष्णदेव युवराज चुपचाप था। उसकी आंखों में सैकड़ों कहानियां दबी थीं। वो कम बोलता था, पर जब बोलता तो शब्द पत्थरों पर भी निशान छोड़ जाते। कृष्णदेव उससे बिल्कुल उलट था, तेज चंचल जिंदगी को एक जंग की तरह जीने वाला। दोनों बचपन से दोस्त थे और दोनों की दुनिया में एक ही पेशा था, चोरी। मगर वह आम चोर नहीं थे। उनका उसूल था कि सिर्फ अमीरों को लूटेंगे, उन लोगों को जिन्होंने दूसरों से अन्याय किया हो। एक दिन गांव में एक बंजारे ने रियासत का किस्सा सुनाया, कैसे वहां सोने की दीवारें हैं, कैसे वहां हीरे मोती की नदियां बहती हैं। कृष्णदेव की आंखों में चमक आ गई और युवराज के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। दोनों ने उसी रात कसम खाई, अब की बार उनकी अगली मंजिल वहीं रियासत होगी। चोरी का प्लान बना। कई रातों तक महल की दीवारों, सिपाहियों की गश्त, गुप्त रास्तों और रहस्यमयी सुरंगों का नक्शा तैयार हुआ। युवराज ने सब कुछ दिमाग में बसाया और कृष्णदेव ने अपने चतुर दिमाग से एक ऐसा रास्ता खोजा जहां से वह बिना पकड़े अंदर घुस सकते थे। चुपचाप एक रात दोनों काले लिबास पहनकर, अपने कंधों पर छोटी सी थैली लटकाए, रियासत की ओर निकल पड़े। हवा में रात की ठंडक थी। चांद आधा छिपा हुआ था, जैसे खुद भी उनकी मदद कर रहा हो। दूर से महल का दृश्य दिखाई देने लगा, एक सपना जिसे वह आज अपनी मुट्ठी में कैद करने चले थे। महल के पास पहुंचते ही दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। इतनी खूबसूरती, इतनी भव्यता उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। दीवारों पर जड़े रत्न, बाग बगीचे में झूलते फूल, झरनों की मधुर आवाज, मानो सारा प्रकृति का संगीत यहीं ठहरा हो। कृष्णदेव ने धीरे से युवराज की बांह पकड़ी और फुसफुसाया, भाई, अगर यहां से सब कुछ ले जाएं तो 7 जन्म चैन से जी सकते हैं। युवराज ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। दीवार फांदते ही वे अंदर घुसे। सुरंग से निकलते ही एक विशाल बाग के बीचों बीच आ पहुंचे। चारों ओर रोशनी बिखरी हुई थी,
मगर सिपाही कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी अचानक जैसे किस्मत ने उनकी राह में सबसे बड़ा जाल बिछाया हो। उनकी नजरें महल की सीढ़ियों की ओर उठीं। वहां संगमरमर की सीढ़ियों पर से उतरती दो परियां दिखाई दीं, रूपवती और भानुमती। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। युवराज की सांस जैसे रुक गई। उसकी आंखें रूपवती पर जम गईं। चांदनी में नहाया उसका चेहरा, धीमे धीमे लहराते बाल और उसकी आंखों में छुपा वही गहरा दुख जिसे युवराज ने अपने भीतर भी महसूसा किया था। जैसे दोनों की अधूरी कहानियां एक ही लकीर पर चल रही थी। दूसरी तरफ कृष्णदेव, जो हमेशा मस्ती और मजाक में रहता था, पहली बार बिल्कुल शांत हो गया। भानुमती की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी और उसे पहली बार लगा जैसे पूरी दुनिया फीकी पड़ गई है। सिर्फ वह हंसी ही असली है। उनकी चोरी का मकसद, उनकी सारी योजनाएं उस एक क्षण में धुंधली पड़ गईं। अब न सोने का लोभ था, न हीरों की चाहत। बस वो दो अनजान चेहरों को पाने की एक अनकही ख्वाहिश उभर आई थी, जो दोनों चोरों के लिए बिल्कुल नई थी। उस रात चुपचाप, बिना कुछ चुराए, बिना किसी शोर के दोनों महल से वापस लौटे। पर उनके दिल अब खाली नहीं थे। वे एक खजाना पा चुके थे जिसे कोई आंखों से नहीं देख सकता था, पर जिसकी कीमत पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा थी। रात गहरी थी, पर उनके दिलों में एक नई सुबह की किरण जाग चुकी थी। युवराज और कृष्णदेव वापस अपने ठिकाने पर लौट तो आए थे, लेकिन उनकी रूहें वहीं महल के झरोखों में अटक गई थीं। रूपवती और भानुमती का रूप उनकी आंखों में ऐसे बस गया था जैसे कोई गीत जो एक बार सुन लिया जाए तो फिर उम्र भर दिमाग से उतरता नहीं। दोनों एक दूसरे को देखे बिना भी जान गए थे कि अब उनका रास्ता वहीं था, वही महल, वही परियां। अगली रात उन्होंने फिर से योजना बनाई, पर इस बार चोरी के लिए नहीं। इस बार किसी और खजाने के लिए जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। दिलों का, जिस्मों का, रूहों का खजाना। चुपचाप, हवाओं की सरसराहट से भी धीमे कदम रखते हुए वे महल में घुसे। वही सुरंग, वही बाग, वही चांदनी। मगर इस बार उनकी आंखों में लालच नहीं, एक अजीब सी तड़प थी। वे महल के पिछवाड़े से होते हुए उस हिस्से में पहुंचे जहां रानियों का निजी बाग था। यहां तक आना खुद में एक जोखिम था, क्योंकि यह इलाका रियासत के सबसे सुरक्षात्मक हिस्सों में से एक था। बाग में पहुंचकर वे छुपकर रानियों का इंतजार करने लगे। हवाएं फूलों की खुशबू लेकर बह रही थीं और पेड़ों की टहनियां धीमे धीमे झूम रही थीं। युवराज एक बड़े गुलमोहर के पीछे छुपा था और कृष्णदेव झरने के पास उगे मोटे बांसों के बीच। उनके दिल बेसब्र हो रहे थे, जैसे कोई सौंपा हुआ वादा पूरा होने वाला हो। कुछ देर बाद हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। रूपवती और भानुमती अपने सेविकाओं से बचकर चुपके से बाहर आई थीं। दोनों के चेहरों पर हल्की शरारत भरी मुस्कान थी, जैसे कोई छुपा खेल खेलने निकली हो। रूपवती के बदन पर हल्का सुनहरा घाघरा था, जिसमें उसका यौवन चांदनी में और भी निखर उठा था। भानुमती ने नीला झीना वस्त्र पहन रखा था, जो उसकी हर अदा के साथ लहराता था, जैसे पानी की लहरों पर नाच रहा हो। युवराज की नजर रूपवती पर टिक गई। एक अदृश्य डोर थी जो उसे खींच रही थी। कृष्णदेव भी भानुमती की ओर इस तरह देख रहा था जैसे प्यासा मरुस्थल में पानी का झरना देख ले। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज हुई। शायद युवराज का पैर किसी सूखी टहनी पर पड़ गया था। रानियां चौंक पड़ीं। रूपवती ने एक झलक में उस दिशा में देखा और युवराज की आंखों से उसकी आंखें टकराईं। वह एक क्षण था, मगर समय जैसे वहीं थम गया था। युवराज की सांसें रुक गईं। रूपवती की पलकें फड़कीं, लेकिन वह चीखी नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, एक जिज्ञासा थी। कौन था यह अजनबी? क्यों उसकी नजरों में इतनी तड़प थी? उधर भानुमती भी कृष्णदेव की ओर देख रही थी। एक पल को दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान फैली, जैसे दो चोर चोरी में एक दूसरे को रंगे हाथ पकड़े गए हों। लेकिन कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शरारती समझ थी। हवा भारी हो गई थी। फूलों की खुशबू के बीच अब जिस्मों की गर्माहट घुलने लगी थी। युवराज धीरे धीरे सामने आया,
अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे यह जताने कि वह कोई खतरा नहीं है। कृष्णदेव ने भी वही किया। दोनों चुपचाप आंखों ही आंखों में अपनी उपस्थिति का इजहार कर रहे थे। रानियों ने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ समझकर चुपचाप वहीं खड़ी रही। पहली बार किसी ने उनके सोने के पिंजरे को तोड़ा था। पहली बार कोई बिना दंभ, बिना लालच, सिर्फ तड़प के साथ उनके सामने खड़ा था। यह दृश्य उनकी रोजमर्रा की चमक दमक वाली जिंदगी से अलग था। यह कमादिय असली था, खालिस था, कच्चा था। माहौल में कुछ था, कुछ ऐसा जो कहता था कि शब्दों की जरूरत नहीं, बस आंखों से बात हो रही थी, रूहों से इशारे हो रहे थे। युवराज ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। रूपवती की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने पीछे हटने के बजाय हल्की सी आंखों से हामी भरी। कृष्णदेव ने भी आगे बढ़ते हुए भानुमति की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे हवा में कोई अदृश्य धागा पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फासले मिटने लगे, दिलों की धड़कनें एक लय में बजने लगीं। पर तभी महल की ऊंची दीवारों के पीछे से सिपाहियों की कड़कती आवाजें सुनाई दीं। कौन है वहां? मशालों की रोशनी दूर से चमकने लगी। खतरे की गंध हवा में फैल गई। रानियों की आंखों में हल्की सी घबराहट उभरी, मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। रूपवती ने युवराज की कलाई पकड़ ली, एक मुलायम लेकिन मजबूत पकड़। भानुमति ने कृष्णदेव का हाथ थाम लिया। उसकी हथेली से गर्मी फूट रही थी। उस पल में ना कोई राजा था, ना कोई चोर, ना कोई रानी, सिर्फ चार दिल थे। डर के बीच धड़कते वासना के हल्के स्पर्श से झुलसते हुए रानियों ने उन्हें महल के पीछे बने एक गुप्त गलियारे की ओर इशारा किया। बिना एक शब्द कहे, बिना एक आवाज निकाले, चारों वहां भागे। दीवारों की ओट में छुपते छुपाते, गलियारों में सिसकती परछाइयों की तरह आगे बढ़ते हुए एक सुनसान कोने में आ पहुंचे। एक ऐसा कोना जहां ना तो सिपाहियों की मशाल पहुंच सकती थी, ना राज दरबार की निगाहें। गहरे अंधेरे में सांसों की गर्माहट टकरा रही थी। आंखों में सवाल थे, होठों पर प्यास थी, मगर अभी भी वह लकीर नहीं टूटी थी जो उन्हें पूरी तरह एक दूसरे में डूबने से रोक रही थी। वासना की चिंगारी जल चुकी थी। अब बस इंतजार था उस आग के भड़कने का जो सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। गहरे अंधेरे में सांसों की गर्माहट टकरा रही थी। आंखों में सवाल थे, होठों पर प्यास थी, मगर अभी भी वह लकीर नहीं टूटी थी जो उन्हें पूरी तरह एक दूसरे में डूबने से रोक रही थी। वासना की चिंगारी जल चुकी थी। अब बस इंतजार था उस आग के भड़कने का जो सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। उन चुपके से चुराई गई रातों ने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था। युवराज और कृष्णदेव अब हर रात किसी न किसी बहाने महल में दाखिल होते। कभी कोई बहुमूल्य माणिक चुराने का नाटक करते, कभी गुप्त गलियारों का रास्ता तलाशते, मगर असल मकसद अब वही मुलाकातें थीं जो लहू में मीठी बेचैनी घोल देती थीं। रूपवती और भानुमति भी अब उन रातों का इंतजार करने लगी थीं। महल की ऊंची दीवारें, सख्त नियम और पहरेदारों के बीच छुपकर मिलना एक अजीब ही नशा था। एक ऐसा नशा जो उनकी रगों में खून की तरह दौड़ने लगा था। कभी बाघ के झरने के किनारे, कभी महल के पुराने गोदाम में, कभी वीरान दीवारों के पीछे छुपे हुए गलियारों में, हर जगह उनकी नजरें मिलतीं। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैलती और जिस्मों के बीच अदृश्य करंट दौड़ जाता। पहली बार जब रूपवती की उंगलियां युवराज की हथेली पर फिसली थीं, वह स्पर्श बिजली की तरह उसके पूरे वजूद में उतर गया था। ना कोई शब्द, ना कोई वादा, सिर्फ एक एहसास जो खुद को समझाने की जरूरत नहीं छोड़ता था। भानुमति और कृष्णदेव के बीच भी वही सिलसिला परवान चढ़ रहा था। भानुमति जब कृष्णदेव के करीब आती थी, उसकी सांसों की खुशबू कृष्णदेव को पागल कर देती थी। वह चाहकर भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी आंखों में डूब जाना ही खुद में सबसे बड़ा अपराध लगने लगा था। एक रात महल की पिछली दीवार के पास बारिश हो रही थी। बूंदें पत्थरों से टकराकर धीमी आवाज कर रही थीं और रात की हवा में मिट्टी की सौदी खुशबू घुल गई थी।
युवराज और कृष्णदेव भीगते हुए वहां पहुंचे जहां रानियां इंतजार कर रही थीं। दोनों रानियां बिना किसी भय के अपने भीगे हुए बदन के साथ मुस्कुरा रही थीं, जैसे जानती हूं कि आज फिर कोई सीमा टूटने वाली है। रूपवती ने धीरे से युवराज के गीले बालों पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियों की नरमी से युवराज का दिल कांप उठा। भानुमति ने कृष्णदेव की गर्दन पर फिसलती अपनी उंगलियों से ऐसी बिजली गिराई कि कृष्णदेव ने अपनी मुट्ठी कस ली, खुद को काबू में रखने के लिए। वो रातें अब केवल चुपके चुपके देखना और छूना नहीं रही थी, अब सांसें गहरी होती जा रही थीं। होठों से बुझे न बुझे सवाल उठ रहे थे और जिस्मों के बीच की दूरी एक चुनौती बनती जा रही थी। कभी कोई चोरी के बहाने रूपवती के करीब आता, उसकी चूड़ियों से खेलता, तो कभी भानुमति खुद ही कृष्णदेव के कंधे पर अपने गीले बाल झटक देती। दोनों ओर से खेल अब खुलकर हो रहा था, पर फिर भी एक आखिरी डोरी थी जो उन्हें पूरी तरह टूटने से रोक रही थी। एक रात जब महल के पुराने ग्रंथागार में मुलाकात हुई, युवराज ने रूपवती को किताबों की अलमारी में छुपाकर खुद उसके इतने करीब आ खड़ा किया कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो सकती थीं। उनकी आंखों में सवाल थे और होठों पर वो कंपाहट जो कहती थी कि अगर एक कदम और बढ़ा तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। रूपवती ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी उंगलियां फेरते हुए खुद को थाम लिया और युवराज ने उसकी आंखों में डूबते हुए उस पहली चिंगारी को महसूस किया जो अब एक लपट बनने को तैयार थी। वहीं दूसरी ओर भानुमति कृष्णदेव को महल के सबसे पुराने स्नानागार में ले गई थी। चारों ओर टूटी दीवारें, पुरानी फव्वारों की आवाज और बीच में उन दोनों का दीवाना होता दिल। भानुमति ने हौले से कृष्णदेव का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पलकों पर एक हल्का सा स्पर्श किया। कृष्णदेव का जिस्म कांप उठा था। पहली बार उसने चाहा कि सारी दुनिया थम जाए और बस यह एक पल अनंत हो जाए। छुपते छुपाते चुराए हुए इन पलों में अब सिर्फ नजरों का खेल नहीं रहा था, अब होठों पर दहकती चाहत थी, उंगलियों में छुपा सुकून था और सांसों में वह धकती आग जो चिंगारी से आग बनने के बीच आखिरी रुकावट थी। हर रात उनके बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर कम होती जा रही थी और हर बार जब लगा कि अब लबों का फासला खत्म हो जाएगा, कोई आहट, कोई पहरेदार की आवाज, कोई खतरे की झलक उन्हें वापस अपने होश में खींच लाती। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उनकी रूहें एक दूसरे से बंध चुकी थीं। अब अगर वे चाहे भी तो खुद को रोक नहीं सकते थे। अब चोरी का खेल सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं था, अब दिलों की चोरी हो चुकी थी, अब जिस्म की चोरी बाकी थी। एक रात रूपवती ने युवराज के हाथ में चुपके से अपनी अंगूठी थमा दी। एक निशानी, एक वादा। उसी रात भानुमति ने कृष्णदेव के गले में अपना रेशमी दुपट्टा डाल दिया। एक इशारा कि अब वह सिर्फ उसकी थी। गहरी रातें, चोरी के यह लम्हे और सांसों में लिपटी वासना अब उन्हें अपने मोहपाश में जकड़ चुकी थी। हर मुलाकात अब एक इंतजार थी, उस पल का जब सारे बंधन टूटेंगे, सारी शर्माहटें बह जाएंगी और वे एक दूसरे में खो जाएंगे। मगर उस रात ने एक वादा किया था, अगली बार कोई नहीं रोकेगा। ना नियम, ना डर, ना दीवारें, सिर्फ वे चार धड़कते दिल और एक बेकाबू आग। महल की हवाओं में अब कोई पुरानी ठंडक नहीं बची थी। वहां कुछ ऐसा तैर रहा था जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल था। कुछ फुसफुसाहटें, कुछ अदृश्य निगाहें, कुछ अनकहे इल्जाम। गुप्त गलियारों की दीवारें भी अब उन चुपके से चुराए गए लम्हों की गवाही देने लगी थीं। और कहते हैं ना, जब हवाओं में इश्क की खुशबू घुलती है तो जलने वालों की आंखें खुद ब खुद उसे सूंघ लेती हैं। सबसे पहले महल की दासी रश्मि ने महसूस किया। एक रात जब वह बगीचे से लौट रही थी, उसने झरने के किनारे किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज सुनी। अंधेरे में कुछ सिलवेट्स आपस में इतने करीब थे कि रश्मि को शक करने में देर नहीं लगी। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में एक खुजली जैसी हर उस इंसान में होती है जो दूसरों की खुशियां देख नहीं पाता। धीरे धीरे महल में कान्हा फूंसी फैलने लगी। दासियां आपस में बातें करने लगीं। क्या तुमने भी देखा?
रानी रूपवती देर रात कहाँ जाती हैं और रानी भानुमती उनके कमरे से अजीब सी महक आती है, जैसे किसी पर पुरुष की मौजूदगी हो। यह बातें सबसे पहले राजा दुष्यंत सिंह के कानों तक नहीं पहुंची, मगर महल के मंत्री, सेनापति और रानियों के खास गहनों के रक्षक अब सतर्क हो गए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि महल में कोई ना कोई बड़ी भूल हो रही है, और अगर समय रहते नहीं रोका गया तो यह भूल पूरे राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। राजा दुष्यंत सिंह शुरू में हंसकर टालते रहे। उन्हें अपनी रानियों पर फक्र था, उनके सौंदर्य पर, उनकी वफादारी पर। मेरी रानियां नामुमकिन पर शक का बीज एक बार दिल में गिर जाए तो वह खुद ब खुद फूट पड़ता है, चाहे दिल जितना भी पत्थर क्यों ना हो। एक दिन महल में एक नगीना गायब हो गया, एक बेहद बेशकीमती नीलम जो सीधे रानियों के श्रृंगार गृह से चोरी हुआ था। अब मामला मजाक नहीं रहा। राजा के माथे पर बल पड़ने लगे। उन्होंने कसम खाई कि चाहे जमीन फाड़नी पड़े या आसमान छानना पड़े, वो उन गद्दारों को पकड़ कर रहेंगे। महल के हर कोने में जासूस बिठा दिए गए। पर्दे के पीछे से पर्दे के पीछे तक निगरानी होने लगी। रानियों के कक्षों के बाहर साए मंडराने लगे। हर छोटी हरकत दर्ज की जाने लगी। कौन कब हंसी, कब किसे चिट्ठी दी, किसने कहां देर रात तक रुकने का बहाना बनाया। राजा ने एक गुप्त योजना बनाई, एक ऐसा जाल जिसमें चोर फंसने से पहले खुद को बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने रानियों के खास कक्षों में कुछ नकली बेशकीमती गहने रखवाए, बाहर से असली मगर अंदर से नकली, और उन गहनों के आसपास छिपे हुए सैनिकों को तैनात कर दिया जो हर आहट पर सजग थे। रातें जो कभी रहनुमा होती थीं अब डरावनी होने लगी थीं। युवराज और कृष्णदेव को भी महसूस होने लगा था कि कुछ बदल गया है। हवाओं में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी। गलियारों में कदमों की आहट कुछ ज्यादा थी। महल की दीवारें अब जैसे उनके राज चिल्लाकर बाहर उगल देना चाहती थी। एक रात जब युवराज रूपवती से मिलने आया, उसने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। डर रूपवती ने कांपती आवाज में कहा, अब और नहीं, अब बहुत खतरा है। राजा को शक हो गया है। युवराज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में डूबकर फुसफुसाया, अगर मौत भी आए तो तेरी बाहों में मरना मंजूर है। उधर भानुमती और कृष्णदेव भी आखिरी बार मिलने की कसम खा चुके थे। उनका इश्क अब परवान पर था, मगर किस्मत ने जैसे उनकी दहलीज पर एक कालिक का टीका लगा दिया था। रातें अब एक उल्टी गिनती बन गई थीं। हर मुलाकात आखिरी हो सकती थी, हर मुस्कान आखिरी मुस्कान, हर चुराया गया लम्हा आखिरी सांस बन सकता था। महल के गलियारों में बिछा जाल अब तैयार था। बस एक छोटी सी गलती चाहिए थी और फिर सब कुछ धड़धड़ाकर उजागर हो जाता। चोर और रानियां जो अब तक अपनी दुनिया में खोए हुए थे, नहीं जानते थे कि किस्मत ने उनके खिलाफ चाल चल दी है, और जो तूफान उठने वाला था वो न सिर्फ उनके प्यार को रौंदेगा बल्कि पूरे महल की नींव हिला देगा। रात गहरी थी, मगर अब अंधेरे में सिर्फ इश्क नहीं था, अब वहां मौत का साया मंडरा रहा था। रूपवती और भानुमती दोनों के लिए अब रास्ता आसान नहीं था। उनका दिल, जो कभी सिर्फ रियासत के सम्मान की रक्षा के लिए धड़कता था, अब किसी और धुन पर थिरकने लगा था, युवराज और कृष्णदेव के लिए। वो दो चोर जिनके स्पर्श ने उनके शरीर में आग लगा दी थी, अब उनकी आत्मा का भी हिस्सा बनते जा रहे थे। हर दिन एक नया संघर्ष था। दिमाग कहता था कि यह पागलपन है, राजघराने की इज्जत दांव पर है, पर दिल किसी और ही भाषा में बोल रहा था। दिल कहता था कि अगर यह प्यार गुनाह है तो ऐसी हर गुनाह मंजूर है। एक रात महल के पीछे छुपे पुराने मंदिर में, जहां दीवारों पर समय की गर्द जमी थी, चारों एक बार फिर मिले। चार जोड़ी आंखें जिनमें अब डर से ज्यादा आग थी। रूपवती ने पहली बार अपनी रानी जैसी गरिमा को छोड़कर अपने दिल की आवाज सुनाई, हमें अब और छुपना नहीं चाहिए। यह महल, यह कानून, यह सारी जंजीरें सिर्फ हमें बांधने के लिए बनाई गई हैं, प्यार को नहीं। भानुमती की आंखें चमक उठीं, जैसे बरसों से कोई कैदी पहली बार आसमान देख रहा हो।
अगर हमें अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी भी पड़े तो मैं तैयार हूं, वो फुसफुसई। युवराज और कृष्णदेव ने एक दूसरे को देखा। वो चोर थे, लेकिन पहली बार उनके दिल में लूटने से ज्यादा कुछ संजोने की ख्वाहिश जागी थी। युवराज ने कहा, हम चोर थे, मगर तुम्हारे प्यार ने हमें खुद की नजरों में भी अमीर बना दिया है। अब अगर लड़ाई भी लड़नी पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं। यह पहली बार था जब किसी रियासत की रानियां खुद अपने लिए विद्रोह का बिगुल फूंक रही थीं। अब सवाल इज्जत का नहीं था, सवाल था अस्तित्व का। वासना ने जो चिंगारी लगाई थी, अब वह विद्रोह की आग में बदल रही थी। अगले कुछ दिनों में रूपवती और भानुमति ने महल के भरोसेमंद दासियों और सेवकों से धीरे धीरे गुप्त बातें करनी शुरू की। जिन पर भरोसा किया जा सकता था, उन्हें अपने साथ मिला लिया। सबसे वफादार दासी राखी ने कसम खाई, रानी सा आपके इश्क के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो तैयार हूं। महल के कुछ दरबारी भी, जो राजा के सख्त शासन से नाखुश थे, अब गुपचुप तरीके से रानियों के साथ जुड़ने लगे। एक ऐसा गुट बन रहा था जो सामने से दिखता शांत था, मगर अंदर ही अंदर बारूद बनता जा रहा था। इस दौरान वासना भी अपने चरम पर थी। चोरी छिपे मुलाकातों में अब सिर्फ नजरों की बात नहीं होती थी, अब होठों पर प्यास थी और शरीरों में एक ऐसी खलबली थी जिसे कोई संस्कार, कोई मर्यादा रोक नहीं सकती थी। अक्सर आधी रात को जब महल सो रहा होता, युवराज और कृष्णदेव छुपते छुपाते रानियों के कक्षों तक पहुंच जाते। महीन आवाज में दरवाजा खुलता और फिर सांसों का संगीत बजने लगता। रूपवती के लंबे बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए युवराज ने एक बार कहा था, तेरी जुल्फों में खुद को खो दूं तो शायद सारी दुनिया की दौलत हारने का गम भी ना रहे। भानुमति कृष्णदेव के सीने से लगी उसकी धड़कनों की गर्मी महसूस करती हुई हर बार सोचती, अगर यह सपना है तो इसे कभी टूटने मत देना। लेकिन हर वासना से भरी रात के बाद सुबह डर के साथ आती। सुबह जब धूप महल में बिखरती तो उनकी आंखों में डर की चादर तनी होती। वो जानते थे कि यह खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता। प्यार और वासना के बीच खींची लकीर अब धुंधली पड़ चुकी थी। कभी युवराज और कृष्णदेव सोचते कि क्या उनका प्यार वाकई सच्चा है या सिर्फ वासना का नशा। कभी रूपवती और भानुमति खुद से सवाल करती कि क्या वह अपने कर्तव्य से भाग रही हैं या वाकई अपनी जिंदगी के असली मायने खोज रही हैं। और हर सवाल का जवाब, हर दुविधा का अंत एक ही जगह आता था, एक दूसरे की बाहों में। विद्रोह की तैयारी अब अंतिम दौर में थी। राखी और कुछ वफादार सैनिकों ने तय कर लिया था कि एक विशेष रात को जब राजा रियासत के बाहर किसी पास के राज्य के सम्मेलन में होगा, महल का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। उस रात के लिए विशेष संकेत भी तय कर लिया गया। जैसे ही महल के बड़े प्रांगण में रखा सबसे ऊंचा दिया बुझाया जाएगा, विद्रोह शुरू होगा। लेकिन नियति की चाल सबसे घातक होती है। राजा दुष्यंत सिंह को भी अब कुछ ऐसा आभास हो गया था जिसे वह शब्दों में नहीं पकड़ पा रहे थे। एक बेचैनी, एक अनकही आशंका उनकी नींदें हराम कर रही थीं। महल में नजर रखने वाले गुप्तचरों ने भी कुछ हलचल महसूस कर ली थी। अब वह भी अपनी आंखों को तेज कर चुके थे। जो गुप्त योजना बन रही थी, उसका अंदाजा धीरे धीरे सत्ता के कानों तक पहुंचने लगा था। रानियां जो अब तक चुपके से प्यार करती थीं, अब खुलकर जंग के लिए तैयार हो चुकी थीं। उनके इश्क की आग ने अब उन्हें राजमहल की कैद से आजादी तक पहुंचने की हिम्मत दे दी थी। अब एक रात जो अलग थी, आज सिर्फ चुपके से मिलने का मोह नहीं था। आज कोई चोरी नहीं थी, कोई डर नहीं था। आज बस एक ही ख्वाहिश थी, सब कुछ छोड़कर एक दूसरे में समा जाने की। रूपवती अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसकी खुली पीठ पर बिखरे थे। आंखों में एक नशा था, वासना का, प्यार का और आजादी का। वो हर उस बंदिश को तोड़ने के लिए तैयार थी जिसने उसे एक खूबसूरत पर पिंजरे में बंद पंछी बना दिया था। उधर भानुमति भी अपने कमरे में चुपचाप तैयार हो रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सदियों से जमी बर्फ अचानक पिघलने लगी हो। आज वह रानी नहीं थी,
आज वह एक औरत थी जो अपने प्यार के लिए हर बंधन से विद्रोह करने को तैयार थी। युवराज और कृष्णदेव महल की पिछली दीवार के पास छुपे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बेसब्री थी। उनके सीने धड़क रहे थे, तेज, अनियंत्रित, जैसे हर धड़कन कह रही हो कि आज या तो सब कुछ पालेंगे या हमेशा के लिए खो बैठेंगे। धीरे से कदमों की आहट सुनाई दी। रूपवती और भानुमती हल्के लिबासों में चुपके से महल के अंधेरे गलियारों से होती हुई बाहर निकल आई। उनकी चाल में अब किसी शाही गरिमा की थिरकन नहीं थी, बस एक बेताबी थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उनकी नजर युवराज और कृष्णदेव से मिली, वक्त एक पल को थम गया। चारों की आंखों में एक साथ प्यार, वासना और विद्रोह की लहरें उमड़ पड़ीं। युवराज ने बिना कुछ कहे रूपवती को बाहों में भर लिया, जैसे सदियों से उसे पाने का इंतजार कर रहा हो। कृष्णदेव ने भानुमती का चेहरा दोनों हाथों में थामा, उसकी आंखों में झांकते हुए जैसे कह रहा हो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हवा की नमी, चांद की चुप्पी, रात की गहराई, सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बुन रहे थे जहां सिर्फ वो चारों थे। कहीं कोई नियम नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई कैद नहीं थी, बस प्यार था और शरीरों की तपती प्यास थी। रूपवती और युवराज एक पुराने पेड़ की ओट में चले गए, जहां घनी पत्तियां और रात को भी और काला कर देती थी। युवराज ने उसके बालों को धीरे से हटाया, उसकी खुली गर्दन पर होंठ रख दिए। रूपवती के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, वो उसकी बाहों में पूरी तरह पिघल गई, जैसे बरसों की ठंडी बर्फ अचानक आग से मिलने लगी हो। भानुमती और कृष्णदेव ने भी एक दूसरे को बाहों में भी लिया। भानुमती की पतली उंगलियां कृष्णदेव की पीठ पर चलने लगीं और कृष्णदेव ने अपने होठों से उसके कानों के पीछे वो अनकहे शब्द लिख डाले जो कभी जुबान से कहे नहीं जा सकते थे। उनके शरीर अब सीमाओं को भूलने लगे थे। आंखों में वासना की लपटें थीं तो दिलों में प्यार की मीठी कसक। हर छुअन, हर चुंबन, हर सेन अब उनके विद्रोह का इकरार बन चुकी थी। रात गहरी होती चली गई। हवा में अब उनके शरीरों की गर्मी घुल गई थी। कपड़े बेआज गिरते चले गए, जैसे बंदिशों की आखिरी कड़ियां टूट रही हों। त्वचा पर त्वचा का स्पर्श एक नई दुनिया रच रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां ना तख्त था ना ताज, सिर्फ वासना से धकते दिल थे और उन दिलों की बेकाबू धड़कनें। युवराज ने रूपवती को जमीन पर लिटाया, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में डूबता चला गया। रूपवती की पलकों ने हौले से झुककर इजहार किया, अब और कोई रोक नहीं है। एक पल में युवराज उस पर पूरी तरह हावी हो गया। हर स्पर्श में प्यार था, हर चुंबन में आग थी और हर सिहरण में आजादी की पुकार। उधर कृष्णदेव ने भानुमती को अपनी बाहों में समेटते हुए उसकी धड़कनों की ताल सुनी। भानुमती की होठों पर थरथराती मुस्कान थी, जैसे किसी खोए हुए सपने को आखिरकार छू लिया हो। उनकी देह अब एक धुन पर थिरक रही थी जो सिर्फ दिल जान सकते थे। एक धीमी मगर गहरी धुन जिसमें हर धड़कन कह रही थी, अब कोई कैद नहीं। उनकी रात जो चोरी से शुरू हुई थी अब समर्पण में बदल चुकी थी। उनके शरीरों ने एक दूसरे में वह सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। कई घंटों बाद जब थकी हुई सांसें धीरे धीरे स्थिर हुईं, रूपवती ने युवराज का चेहरा छूते हुए फुसफुसाया, अब हमें यहां से चलना होगा। युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया। उधर कृष्णदेव और भानुमती ने भी एक दूसरे का हाथ कसकर थामा, जैसे कोई कस्में ले रहे हो कि अब चाहे जो भी हो साथ नहीं छोड़ेंगे। चारों ने जल्दी से अपने बिखरे कपड़े समेटे। आकाश अब हल्की हल्की उजली धारियों से रंगने लगा था। भोर आने वाली थी, उन्हें भोर से पहले भाग निकलना था। महल के पीछे एक गुप्त सुरंग थी जो पुरानी गाथाओं के अनुसार महल के किसी पुराने मंत्री ने बनवाई थी, किसी आपातकाल के लिए। वही सुरंग आज उनकी मुक्ति का रास्ता बनने वाली थी। राखी और कुछ वफादार सैनिक पहले से वहां तैयार थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए चुपचाप उन्हें रास्ता दिखाया। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ आजादी की मीठी खनक थी। जैसे ही सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, रूपवती ने एक पल के लिए मुड़कर महल की ओर देखा।
वह महल जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रानी की तरह बिताई थी, अब बस एक सुनहरी कैद नजर आ रहा था। उसकी आंखों में न आंसू थे न पछतावा, बस एक सुकून था कि अब वो सच में जिंदा थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सुरंग के अंधेरे में समा गए। एक नए जीवन, एक नई सुबह, एक नए जहां की तलाश में। महल के ऊंचे पर अभी भी वही दिया जल रहा था, लेकिन आज उसकी लौ कुछ बुझी बुझी सी थी, जैसे वह भी जानता हो कि उसकी रोशनी अब उस दुनिया को रोशन नहीं कर सकती जो इन चार दिलों ने अपने लिए चुन ली थी। रात ने आज सिर्फ एक विद्रोह नहीं देखा था, उसने देखा था प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान, वासना की सबसे गहरी आग और आजादी के लिए सबसे खूबसूरत बगावत। और इस बगावत के बाद कहीं दूर पहाड़ियों के उस पार एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। एक कहानी जिसमें राजा नहीं होंगे, रियासतें नहीं होंगी, सिर्फ वो चार धड़कते दिल होंगे जो आखिरकार एक दूसरे के लिए आजाद हो चुके थे। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि जिस प्यार में आजादी ना हो, वह सिर्फ एक सुनहरी कैद है। वासना, विद्रोह और समर्पण जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान हर बंधन तोड़ने की ताकत पा लेता है। लेकिन आजादी पाने के बाद भी सच्चा इम्तिहान तब शुरू होता है जब मोहब्बत को जिम्मेदारी और कुर्बानी की कसौटी पर जीना पड़ता है। इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि हर कीमत पर निभाने का भी वादा होता है।